साढ़े तीन महीने से कश्मीर घाटी और ख़ास तौर से कश्मीर घाटी के कुछ ज़िलों में जो परिस्थिति बनी है वो पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय है। कुछ लोग कई बार पूछते हैं कि ये परिस्थिति अचानक कैसे बन गई। दिसंबर 2008 में जब विधानसभा के कश्मीर में इलेक्शन हुए तो चुनावों में कश्मीर घाटी में जो अलगाववादी थे उन्होंने बहिष्कार की कॉल दी थी और उस बहिष्कार की कॉल देने के बावजूद भी 60% से ऊपर वोट पड़े और जब 60% से ऊपर पड़ते हैं तो वो सच में इस देश में जो वोटिंग ट्रेंड होता है उसमें सामान्य माने जाते हैं। दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में लगभग इसके आसपास की संख्या होती है और ये औसतन 60%, 61% वोट पड़ा, जबकि श्रीनगर शहर जहां 8 असेंबली की सीट्स हैं और उसके साथ लगे हुए कुछ इलाके वो इस बॉयकॉट कॉल से काफी प्रभावित थे। इन 10 असेंबली सीट्स पर बहिष्कार का असर होने के बाद भी हम सब इसको भारतीय लोकतंत्र की एक सफलता मानते थे कि बाकी कश्मीर घाटी में भी इतने उत्साह से वोट पड़े और पूरे राज्य में पड़े कि जो औसतन एवरेज वोट था वो लगभग 61% के करीब था और लगभग 21 महीने में जिन मतदाताओं ने इस बॉयकॉट कॉल को इग्नोर किया था और बहुत उत्साह से इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया, क्या कारण है कि आज ये परिस्थिति वहां पर पैदा हो गई। कुछ लोग कई बार इसको मान लेते हैं कि किसी गांव में या किसी तहसील में कोई घटना हो गई, उससे भावुकता का विषय बन गया। लगभग इसमें सच्चाई दोनों प्रकार की है। पहली सच्चाई तो यह है कि जितनी भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हमारे देश की राजनीतिक सोच एक रखने वाला वर्ग जो ऐतिहासिक गलतियां करता रहा, ये वो गलतियों का परिणाम है कि उसने कश्मीर को लाकर इस मोड़ के ऊपर खड़ा किया है। इट्स अ लॉजिकल कल्मिनेशन ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल ब्लंडर्स। आप अगर इतिहास को 60-62 वर्ष दूर पीछे ले जाइए तो जो पूरे विश्व का चरित्र था वो भी भिन्न था। उस वक्त कोई दबाव नहीं था जब पंजाब से इतनी बड़ी मात्रा में पश्चिम, जिसको अब पाकिस्तान मानते हैं, पहले वेस्ट पंजाब मानते थे, इतनी बड़ी मात्रा में जब रेफ्यूजीज आए और पूरे देश में, उत्तर भारत में विशेष रूप से फैले, तो एक वर्ग उसका वहां भी जाकर बच सकता था और वो हो चुका होता जिसके संदर्भ में राजनीतिक सुझाव दिए जाते थे, तो शायद ये समस्या अपना हल अपने आप ढूंढ लेती। देश और समाज को एक रखने के लिए एक दृष्टिकोण भी चाहिए, एक दृढ़ शक्ति भी चाहिए। बाकी राज्यों को एक करने में मैं हमेशा मानता हूं 3 वर्ष से कम में सरदार पटेल ने कर लिया था, लेकिन कश्मीर का मसला सरदार पटेल नहीं देखते थे, पंडित जी देखते थे।
और शायद उनके मन में एक भ्रम था कि यहां नीति दूसरी होनी चाहिए। तो एक ऐतिहासिक भूल उस वक्त थी। उसके साथ साथ जब संविधान बन रहा था और जितने भी समझौते उस वक्त हुए, शायद उनकी दूसरी ऐतिहासिक भूल यह थी कि उनको लगता था कि एक अलग अस्तित्व देना यह उस प्रांत को देश के साथ जोड़ने में सहायता करेगा। स्पेशल स्टेटस, सेपरेट स्टेटस, संविधान सभा में एक आ गया कि ये टेम्पररी है। शायद जिस दिन यह प्रस्तावना की गई, अलगाववाद की नींव उस दिन रख दी गई थी। द फाउंडेशन ऑफ सेपरेटिज्म वॉज लेड ऑन द डे when a separate status was carved out for the state. और इसका कारण यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश था जो हमेशा मानता था कि जो बंटवारा हुआ 1947 में, उस बंटवारे का कश्मीर उसका अधूरा बचा हुआ एजेंडा था। यह अनफुलफिल्ड एजेंडा था पाकिस्तान का बंटवारे के बाद, और इसलिए पाकिस्तान की नजर हमेशा कश्मीर के ऊपर रहती थी। जब हमला हुआ पहले, तो एक बड़ा हिस्सा उन्होंने छीन लिया, लेकिन जैसे ये देश मजबूत होता गया, 3 लड़ाइयां लड़ी गई, चौथी कारगिल मान सकते हैं, और पाकिस्तान को लगभग ये लगने लगा कि आज पूरा विश्व, और ये उनकी बुनियादी समस्या है इस एजेंडे की पूर्ति के लिए, कि सारी दुनिया किसी युद्ध के मामले से कोई देश बटे या देश टूटे इसको स्वीकार नहीं करती। और भारत की तो कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ पाकिस्तान से ज्यादा थी, और इन चारों लड़ाइयों का जो परिणाम हुआ उससे पाकिस्तान इस बात से संतुष्ट हो गया कि कन्वेंशनल वॉर के माध्यम से कश्मीर के अंदर अपना एजेंडा नहीं डाला जा सकता। सन 88 के बाद उन्होंने दूसरी रणनीति अपनाई, और उनकी दूसरी रणनीति थी कि आतंकवाद और इंसर्जेंसी के माध्यम से कश्मीर के अंदर एक ऐसा विवाद खड़ा करो कि जिसमें इस देश के अंदर विद्रोह हो। और पिछले लगभग 2 दशकों से इस समस्या का समाधान और सामना हमने किया, लेकिन इस रणनीति में भी 2 तकलीफ पाकिस्तान को आई, और जो अलगाववादी थे उनको भी आई। पहली तकलीफ यह थी कि पूरी दुनिया आज अलगाववाद को भी स्वीकार नहीं करती, हिंसा को भी स्वीकार नहीं करती, आतंकवाद को भी नहीं करती। द ग्लोबल एपेटाइट फॉर एक्सेप्टिंग आइदर टेररिज्म और द फ्रूट्स ऑफ टेररिज्म इज नाउ ओवर। और इसलिए टेररिज्म की बुनियाद पर आपको कोई सफलता मिलती है तो उसकी स्वीकृति नहीं है, और आतंकवाद करने वाला देश ऐसा हो जिसकी ओर पूरी दुनिया उंगली उठाई हुए हो कि आप दुनिया के किसी भी कोने में कोई आतंकवादी घटना होती है तो आप करवाते हो, तो उसके लिए और भी कठिनाई है। दूसरी समस्या यह थी कि आतंकवाद से निपटते निपटते कई बार हमें कुर्बानियां हमारे नौजवानों को, हमारे सिपाहियों को, हमारे नागरिकों को देनी पड़ी, लेकिन भारत की जो ताकत थी आतंक को निपटने में भी, वो भी बढ़ती गई। और इसलिए कभी कभी 100 में से 1 घटना में वो अगर सफल होते थे तो बाकी घटनाओं को रोकना और कुचलना, वो भारत की जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथ थी वो भी अपने आप में बढ़ती गई। ना तो युद्ध के माध्यम से ले सकते हो, ना आतंकवाद के माध्यम से ले सकते हो। आज वो तीसरा चरण आया पहली दोनों रणनीतियों की असफलता के बाद। और इस तीसरे चरण में किसी प्रकार से
उन्होंने रणनीति बदली और रणनीति बदलने के बाद पहले 2 या 3 आतंकवादी घुट गए, कहीं आग लगा दी, कहीं गोलियां चला दी, मासूमों को मार दिया, कहीं पुलिस की चौकी सीआरपीएफ की पोस्ट पे हमला कर दिया, सेना से हमला कर लिया। आज अगर आप देखें तो कश्मीर घाटी में भी जो कन्वेंशनल इंसर्जेंसी है वो कम है। कई बार इन्फिल्ट्रेशन करते हैं और इस साल तो मैंने सुना है कि इन्फिल्ट्रेशन का अवधि काल भी बढ़ा है, सर्दियों में भी हुई है। जो हमने बॉर्डर पे व्यवस्थाएं की हुई हैं, बर्फ जम जाने की वजह से उसमें कठिनाई होती है, लेकिन उसको रोक पाना हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क ये भी प्रयास देश का करता है। और इसलिए एक विचित्र स्थिति जो दुनिया में एक अन्य स्थान के ऊपर जिसका एक्सपेरिमेंट किया गया कि आप हर स्थान पर आकर राज्य के कई हिस्सों में महिलाओं को, नौजवानों को, स्कूल के बच्चों को आगे कर दो और मॉब वायलेंस, सामूहिक हिंसा, इसको एक हथियार के रूप में प्रयोग करो। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब यह गतिविधि शुरू हुई और आज यूपीए की सरकार है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में मैंने 2 दिन में एक विवाद पढ़ा कि किसी ने कहा कि कांग्रेस वाज ओनली एन इलेक्शन विनिंग मशीनरी, डिवाइड ऑफ आइडियोलॉजी और कन्विक्शन। सच में अगर कश्मीर में देखा जाए तो यह सच था। आपने पहले शेख साहब के दबाव में आकर सेपरेट स्टेटस कर दिया। मैं आज अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछता हूं, ईमानदारी से आप आकलन कर लें कि उस वक्त आपने रेफ्यूजीज को वहां सेटल कर दिया होता और सेपरेट स्टेटस ना होता तो क्या यह समस्या और चरित्र इस समस्या का आज ऐसा होता? उसके बाद आपको 1953 में लगा कि शेख साहब से बात नहीं निभ रही, इनके इरादे कुछ दूसरे हैं, उनको जेल में डाल दिया। 1974-75 में फिर शेख साहब से समझौता कर लिया। 1986 में फारूक को हटाकर जीएम शाह, जिनकी पार्टी आज तक एकदम सेपरेटिज्म की आज बात करती है, खुल के प्लेबिसाइड की बात करती है, प्लेबिसाइड की बात करने वालों के साथ आपने समझौता कर लिया। पिछली बार चुनाव हुआ तो आप पीडीपी के साथ चले गए, इस बार हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चले गए। क्या आपकी कोई कश्मीर के बारे में राष्ट्रीय दृष्टिकोण है या केवल शासन बनाना और इलेक्शन विनिंग मशीनरी आपके लिए कन्वीनियंस बन चुकी? मैं हमेशा मेरा एक ऐसा प्रश्न है विच इज वन ऑफ द अनआंसर्ड क्वेश्चंस इन माय माइंड कि अगर इस सेपरेट स्टेटस की यात्रा हम लोग विश्लेषण करें तो इसने कश्मीर को और भारत को एक किया है और दूर लेकर गए हैं। वास्तविकता तो यह है कि इस सेपरेट स्टेटस की जो यात्रा है, इट्स अ जर्नी ऑफ सेपरेट स्टेटस टुवर्ड्स सेपरेटिज्म, इट्स नॉट अ जर्नी टुवर्ड्स इंटीग्रेशन। और यह एक ऐसा प्रश्न है, किसी आम भारतीय से पूछ लीजिए तो इसका सरल जवाब दे देगा, लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसको कई बार कठिनाई होती है इसको स्वीकार करने में। और इसके आप प्रभाव देखिए, अगर हम सेक्युलरिज्म की बात कहते हैं और पंथ निरपेक्ष, नरेंद्र जी ने भी कहा यह देश है, तो इस देश में अगर पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरवाद का हम विषय करें, उसकी सबसे बड़ी विफलता अगर देश में किसी प्रांत में रही है तो जम्मू कश्मीर में रही है। द सिंगल ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया इन द लास्ट 63 years इज इन कश्मीर। आपने एक कम्युनिटी को, कश्मीरी पंडितों को पूरा का पूरा उस राज्य से बाहर निकाल दिया। आज कुछ सिख भाई बचे हुए हैं, उनको आप बाहर निकाल रहे हैं।
और केवल एक